जिला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 से 10 तक पे चर्चा करेंगे। इस अधिनियम पे बनाया जाने वाला ये अंतिम वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 देख लिए हैं, ठीक है। इसमें से धारा 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जिसका जिक्र हम लोग करेंगे। सबसे पहले धारा 6 का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। धारा 6 में क्या बताया गया है कि दहेज की रकम पत्नी या वारिसों को दिया जाना। ध्यान दीजिएगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जब अपराध होता है, डीपी एक्ट जब किसी पे लगता है, तो दहेज की जो रकम होती है, दहेज में जो संपत्ति मिली है, वो महिला से भिन्न की दशा में, यानी जब किसी पुरुष को दहेज की संपत्ति मिली है, जो भी रकम उसे मिली है, वो संपत्ति महिला को या उसके वारिसों को या उसके माता पिता को दे दिया जाता है। और जो जुर्माना लगाया जाता है वो एक्स्ट्रा होता है, जुर्माने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दहेज में जो संपत्ति वधू की तरफ से वर को दिया जाता है, वो सारी संपत्ति लड़की को यानी स्त्री को दे दिया जाता है, या उसके वारिस को या उसके माता पिता को कुछ दशाओं में सौंप दिया जाता है। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। यह है धारा 6 कि स्त्री से भिन्न व्यक्ति द्वारा दहेज प्राप्त किए जाने पर, यदि दहेज विवाह से पूर्व लिए जाने पर, ठीक है, यानी यदि दहेज की रकम विवाह से पहले ले लिया गया है तो विवाह की तारीख से 3 महीने के भीतर, यदि विवाह के समय लिया गया है, ठीक है, या विवाह के बाद दहेज की रकम ली गई है तो लिए जाने की तारीख से 3 महीने के भीतर, और यदि महिला माइनर है, यानी स्त्री यदि माइनर है तो उसके मेजर होने की तारीख से 3 महीने के भीतर वो दहेज की रकम महिला को दे दिया जाएगा। और यदि महिला की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिस को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो और जब तक ये रकम नहीं दिया जाता तब तक न्यास के अधीन वो संपत्ति धारित की जाएगी, यानी उसकी देखरेख वैसे ही की जाएगी मानो आपकी अपनी संपत्ति थी, क्योंकि वो ट्रस्ट के अधीन आप होल्ड करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर लिखा हुआ है आगे कि स्त्री को अंतरित किया जाएगा यदि अगर स्त्री की मृत्यु हो जाए, चलो समझेगा, यदि स्त्री की मृत्यु की दशा में उसके वारिस को चला जाएगा, और अगर स्त्री की मृत्यु नहीं है तो स्त्री को ही दे दिया जाएगा संपत्ति। लेकिन ये मृत्यु का मतलब नेचुरल डेथ। अगर स्त्री की मृत्यु अननेचुरल हो जाती है, अस्वाभाविक रूप से हो जाती है, तो जो संपत्ति मिलना था उसे, दहेज वाली जो वर को दिया गया था, वो संपत्ति यदि उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो उसके माता पिता को, और यदि उसके अपने संतान हैं तो उसके संतानों को चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है स्त्री की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हो जाती है, वो संपत्ति संतान विहीन होने पर माता पिता को, ठीक है, मतलब वहां संपत्ति, ठीक है, संतान विहीन होने पर माता पिता को, संतान होने की दशा में संतानों को, ठीक है, अंतरित हो जाएगी। संपत्ति अंतरित ना करने पर दो सिद्धि के पूर्व लिखा हुआ है। 2 चीजें आपको समझना है इसमें, धारा 6 में 2 चीजें समझना है कि यदि उस महिला को संपत्ति अंतरित नहीं किया गया, फर्स्ट टाइम पे उपधारा 1 में कहा गया है यदि विवाह से पहले संपत्ति ली गई तो विवाह की तारीख से 3 महीने के भीतर, यदि विवाह के समय या उसके बाद ली गई है तो लिए जाने की तारीख से 3 महीने के भीतर वो संपत्ति जो दहेज के रूप में ली गई है लड़की को दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये संपत्ति लड़की की तरफ से ना लिया गया हो, ठीक है, क्योंकि लड़की की तरफ से लड़के को नहीं वापस दिया जाएगा, जब लड़के ने लिया हो तब वो संपत्ति वापस की जाती है। और यदि स्त्री माइनर है तो उसके मेजर होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उसे अंतरित कर दी जाएगी। मेजर की यहाँ जो एज है वो 18 वर्ष है, ठीक। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को दे दिया जाएगा। अगर वो उसे अंतरित नहीं करता है निर्धारित समय के भीतर तो सजा लिखा गया है, ठीक है, उपधारा 3 में यहाँ की 6 माह, ठीक है, उपधारा 2 में कि ना देने पर 6 माह से कम सजा 6 महीने का जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, और या जुर्माना भी उसमें 5,000 तक लगाया जा सकेगा, यानी कम से कम 5,000 का जुर्माना
ऐसे समझिए कम से कम 6 महीने का सजा, जो अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माना लगाया सकता है। यहाँ ऑप्शनल है जुर्माना, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जुर्माना यदि लगाया जाएगा तो 5,000 से कम नहीं होगा, जो 10,000 रुपए तक हो सकता है। अगर महिला की मृत्यु स्वाभाविक रूप से ना होके अननेचुरल हो जाती है, यानी कोई डाउट हो जाता है, इसका मतलब ऐसी डाउट हो जाती है कि वो दहेज मृत्यु वगैरह है, वहां पे यदि उसके संतान नहीं है तो उसके माता पिता को, यदि उसके संतान है तो उसके संतानों को संपत्ति अंतरित कर दी जाती है। अगर अभियुक्त को उपधारा 2 के तहत दोषी ठहराए जाने से पहले उसने संपत्ति का अंतरण नहीं किया है, ठीक है, अगर उसने संपत्ति का अंतरण नहीं किया है तो उसे दंड दिए जाने के अतिरिक्त जो उस पर दंड अध्रोपित किया जाएगा वो तो अध्रोपित किया ही जाएगा। अगर कोई जुर्माना अध्रोपित किया गया है तो वो भी अध्रोपित किया जाएगा। इसके अलावा उस दहेज की रकम के बराबर तक की संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति से जुर्माने की भांति वसूली जाएगी। यानी उस पे जैसे 5,000 तक का मिनिमम जुर्माना भी लगा दिया गया, और मान लेते हैं दहेज की रकम 10,000 उसने लिया था तो 10,000 रुपया अलग से उससे वसूला जाएगा, और प्लस जुर्माना तो वो देगा ही देगा। तो इस तरह से उसे दंडित किए जाने की बात की गई है। इसमें दंड 2 तरह से लिखे हुए हैं। जब वो जुर्माने संपत्ति नहीं देता है, ठीक है, वधू की तरफ से, वो वधू को नहीं देता है वर की तरफ से, तब मिनिमम सजा 6 महीने या अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है, जो 5,000 से कम नहीं होगा, जो अधिकतम बढ़ के 10,000 तक हो सकता है। और यदि दोष सिद्धि होने से पहले कोई संपत्ति नहीं देता है तो दोष सिद्धि होने पर दंड के अतिरिक्त उस संपत्ति के बराबर तक की संपत्ति उसके संपत्ति से वैसे ही वसूली जाएगी मानो उस पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है। तो इन सजा के साथ साथ उस पे दहेज की रकम के बराबर तक के संपत्ति भी, ठीक है, संपत्ति के मूल्य की सीमा तक उसे वसूला जाएगा, ठीक। और ये वसूल क्या किया जाएगा, यदि वो महिला जीवित है तो महिला को, नहीं तो उसके बच्चों को या उसके माता पिता को दे दिया जाएगा। उसके बाद धारा 7 जिसमें कहा गया है अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, तो अपराधों का संज्ञान कौन लेगा और किन आधारों पे लेगा। 2 लोगों को संज्ञान लेने की पावर है 3 आधारों पे, ठीक है। 2 लोग कौन, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। यानी जो राज्य जहां महानगर क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है वहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होना चाहिए, द्वितीय वर्ग को नहीं पावर दिया गया है, और ऊपर की अथॉरिटी को खैर कर सकती है। उसके बाद जो महानगर क्षेत्र है वहां प्रथम वर्ग महानगर मजिस्ट्रेट को इन अपराधों का संज्ञान लेने की पावर दी गई है। वही अधिनियम के तहत होने वाले अपराधों का ट्रायल करते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ट्रायबल मामला। और संज्ञान 3 आधारों में से किसी एक पर ले सकते हैं। वो सो मोटो संज्ञान ले सकते हैं, यानी स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट पे भी संज्ञान ले सकते हैं, और पीड़ित या उसके वारिस या उसके नातेदारों या सामाजिक संगठनों के तरफ से, ठीक है, कंप्लेंट किए जाने पर भी संज्ञान ले सकते हैं। तो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट पे ले सकते हैं, और कंप्लेंट के संज्ञान ले सकते हैं। उसके बाद और यहाँ कंप्लेंट करने के लिए किसको किसको हकदार बनाया गया है, स्वयं पीड़ित भी कर सकता है, उसके माता पिता भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके वारिस भी कर सकते हैं। आगे धारा 8 में बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध होंगे वो पूरा का पूरा कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, यानी संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय होंगे, यानी उनका समझौता सीआरपीसी धारा 320 के तहत नहीं किया जा सकता। यानी दहेज की मांग करना या दहेज लेना या देना, यानी इस अधिनियम के तहत अगर आप केस चला तो आप समझौता नहीं कर सकते हैं। यह अलग की बात है, दुर्भाग्य है कि थाने पे ही समझौता हो जाता है जो कहीं से विधिमान्य नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में बड़ा प्रचलित में मामला यह है, थाने पे समझौता होता है, दोनों पक्षकार एक दूसरे को थाने पे कुछ ले दे के मामला जो है निपटा देते हैं, जबकि ये कहीं से विधिपूर्ण नहीं है, कानून में इसकी छूट नहीं दी गई है। उसके बाद धारा 3 एवं धारा 4 की दशा में जब अपराध होता है तो उसकी किए जाने की उपधारणा भी कोड करता है। यानी धारा 3 दहेज का लेना और देना और 4 दहेज मांगना
का जो अपराध होता है, जिस पे अपराध लगेगा, अपराध का केस चलेगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि उसने अपराध किया, अर्थात साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि उसने अपराध इस धारा के तहत नहीं किया है। जबकि सामान्य नियम यह है कि जब व्यक्ति जो अपराध का आरोप लगाता है, यानी अभियोजन, सबूत का भार उसी पे होता है कि वो साबित करे। लेकिन यहाँ सेल्फ प्रिजम्पशन की बात की गई है, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पीड़ित के हितों की रक्षा की गई, उसको सबूत के भार से प्रथम दृष्टया मुक्त कर दिया गया है। हाँ, अगर प्रिजम्पशन खंडित हो जाता है तो साबित करने का भार फिर विक्टिम पे आ जाएगा। उसके बाद धारा, ये तो 8 का हो गया था, ठीक है, धारा 8 का है, और ये जो है 8 खा है, नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें 8 खा के माध्यम से जो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करने की पावर राज्य सरकार को दी गई कि राज्य सरकार जितना उचित समझे उतना अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर दे, जिसकी एक ड्यूटी बना दी जाए कि वो इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराधों का निवारण करे, होने ना दे, पता लगाते रहे ये अधिनियम कितना क्रियान्वयन हो रहा है, इसका पालन कितना हो पा रहा है, व्यवहार में कितना लागू है, इसकी पता लगाता है, ठीक। और उसको पुलिस अधिकारी की पावर दे दी जाती है, जरा समझिए। यानी पुलिस अधिकारी की पावर मतलब तलाशी ले सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, ठीक। और इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड का भी गठन करने की पावर दी गई कि राज्य सरकार चाहे तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बना दे, ठीक है, जो हमारे जैसे लोग उसको सलाह देते रहे कि कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, पता नहीं कहाँ बने हैं या नहीं बने हैं, और बने हैं तो कहाँ सो रहे हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। जाके ठुमके लगाते हैं बीच में, वो भी दावत पा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपराध बड़े पैमाने पे होते रहते हैं। हाँ, इसमें एक शर्त लगाई गई है कि जब ये जो सलाहकार बोर्ड होगा उसमें समाज कल्याण कार्यकर्ता, ठीक है, समाज का कल्याण कार्यकर्ता कम से कम 5 सदस्य होंगे, यानी सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता के 5 मेंबर उसमें शामिल होंगे सलाहकार बोर्ड में, और कम से कम उसमें 2 महिलाएं भी इन्वॉल्व रहेंगी, 2 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। सरकार चाहे तो उसे ज्यादा भी शामिल हो सकती है। इसीलिए सलाहकार बोर्ड की बात की गई, जिससे ये जो अपराध हो रहे हैं ये लोग पता लगाते रहे कहाँ दहेज मांगा जा रहा है, कहाँ क्या रेट चल रहा है, कौन कितना रेट लगाए हुए है, ठीक है, तो इसको रोका जा सके, ठीक। फिर है नियम बनाने की पावर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों दिया गया है। धारा 9 में केंद्र सरकार को दिया गया है और धारा 10 में राज्य सरकार को नियम बनाने की पावर दी गई है। धारा 10 में जो मुख्य रूप से 9 केंद्र सरकार को पावर दिया गया है, वो जो उपहार के रूप में संपत्ति दी जाएगी या दान के रूप में संपत्ति जाएगी, उसकी लिस्ट बनाने की पावर राज्य केंद्र सरकार को धारा 9 में दिया गया है। और धारा 10 के अधीन जो ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी बनाया जाएगा, इसके बारे में इसका क्रियान्वयन सही से किया जा सके, इसके लिए धारा 10 में राज्य सरकार को नियम बनाने की पावर दी गई है। तो इस तरह से आपने इस अधिनियम के तहत होने वाले सभी अपराधों को 3 अलग अलग वीडियो में ओवरऑल समझ लिया है। हाँ, इस अधिनियम के तहत जब भी कभी अपराध का आरोप लगता है तो लगभग आईपीसी की धारा 498A के तहत भी मुकदमा बनता है महिला के साथ क्रूरता का, ठीक है। हाँ, अगर पुरुष महिला पे आरोप लगा है कि दहेज मांगा है उसने, तो फिर ये 498A का अपराध नहीं बनेगा, क्योंकि 498A का अपराध जो है वो केवल महिलाओं के विरुद्ध है, यानी विक्टिम हमेशा महिला होती है, वहां पुरुष विक्टिम नहीं होता है।